नमस्कार अभी भाई, कुलविंदर चौधरी भाई, राम राम। अंबुज मौर्य, वागीश वैष्णवी, नमस्कार भैया। थोड़ा सा इसको शेयर कर दो ग्रुपों में भाई। विपिन भाई राधे राधे। हजरतगंज हूँ अभी। अरे हजरतगंज में कहाँ पर हो, जरा नाम बताओ, कहाँ पे हो एबीएस भाई। शेयर कर दो ग्रुपों में, फिर शुरू किया जाए। भाई हमारी शादी कहाँ जो हम तुमको बुला लें अभी भाई। विपिन भाई ठीक है यार, सब बढ़िया है। अच्छा, इंदिरा भवन हो, समझ गए। सब लोग एक बार ग्रुप में शेयर कर दो जल्दी से, तो कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर अपनी बात रखी जाए। समझ गए बीएस भाई। अशोक मार्ग, टाइगर, इंदिरा नगर, समझ गए। एक बार सब लोग शेयर कर दो। अरे नहीं भाई यार, विपिन भाई आप भी क्या बात करते हो यार। आज ही शाम को फोन करेंगे, थोड़ा सा व्यस्तता रहती, इस वजह से नहीं मिल पाता है टाइम। संदीप भाई को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। वर्तमान का जो परिदृश्य है उसको ध्यान में रखा जाए तो धन्यवाद एवीएस भाई। बाद में कमेंट बाद में लेंगे। तो वर्तमान का जो परिदृश्य है, यदि उसको ध्यान में देखा जाए तो मैं समझ पा रहा हूँ और देख भी पा रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बहुत मतलब तमाम तरीके की चीजें। जब 8 तारीख को जब सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन को लेकर के, उस समय के लोगों के क्या रिएक्शंस थे, देन उसके बाद जब ऑर्डर आया तो कैसे रिएक्शन बदले, तो परिस्थितियां तो उतनी बेहतर नहीं हैं। खैर, हमें उन मुद्दों पे नहीं जाना है। अगर ऑर्डर की बात करें जो वर्तमान में 6800 लेकर के रिजर्व किया गया है, उसकी जो मेरे माध्यम से पता कराया गया है, उसकी जो संभावनाएं तमाम कोर्ट के जो जिनको हम जानते हैं, हम अपने माध्यम से पता किए, तो 15 अप्रैल से मई के फर्स्ट वीक 20 अप्रैल से मई के फर्स्ट वीक में ऑर्डर आने के 99% चांसेस हैं। ऐसा
कोर्ट के जो वकील हैं, इवन कोर्ट के वकील ही क्या, मैं आपको दिखा दूं, जो डॉक्टर संजय भसीन साहब जो सरकार के अधिवक्ता थे, उनके जूनियर जो हैं, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो हमारे रिश्तेदार हैं। कहने का मतलब अभी मेरी छोटी वाली दीदी के यहाँ एक बर्थडे फंक्शन था, तो वो आए हुए थे, तो ऐसी चर्चा होने लगी, इंट्रोडक्शन हुआ एक दूसरे का, तो चर्चा होने लगी, तो उन्होंने बताया कि ये इस भर्ती से जुड़े हैं ऐसी से, तो उन्होंने बोला कि इस भर्ती को हम ही लीड कर रहे हैं और हमारे ही सर इस पर बहस करते। तो हमने पूछा, उन्होंने पूछा कौन कौन से वकील थे, तो मैंने नाम बताया, तो उन्होंने फिर बताया कि नहीं, जो संजय भसीन है हम उनके जूनियर हैं। तो उन्हीं के माध्यम से पता चला और मैंने उनसे फिर चर्चा की कि सर ऑर्डर की क्या संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि वो हम नहीं बताएंगे यहाँ पर, नहीं वो बताएंगे तो लोग अपना अपना माहौल सेट करना शुरू करेंगे। और वो वकील हैं, जज नहीं है, वो भी जूनियर वकील हैं, भसीन साहब के जूनियर हैं। यानी कि जो भसीन साहब को ब्रीफ करते थे वो रणविजय साहब और यही दोनों लोग मिलकर के करते थे। तो उन्होंने ऑर्डर पर भी मुझे कई सारे पॉइंट्स, टेक्निकल पॉइंट बताए कि ये ऑर्डर आने की प्रबल संभावनाएं हैं और कहाँ पे तुम्हारी गलतियां हुई। कई मुद्दों पे हमारी चर्चा हुई, खैर हम उन मुद्दों पे नहीं जाएंगे। मुद्दा ये है जिसको लेकर के मैं आज लाइव आया हुआ हूं कि तमाम बीएड के साथी, चाहे वो कुलदीप भाई रहे हों, चाहे वो हसीन भाई रहे हों, इसके अलावा मैनपुरी से, इधर आजमगढ़ से और तमाम जिलों से मेरे पास कल से लगातार फोन आ रहे हैं कि भैया आपका क्या इस ऑर्डर पे पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पर्सनली देखा जाए तो भैया मैं बहुत ज्यादा इन पचड़ों में फंसना नहीं चाहता, लेकिन कल मैंने बड़े भाई साहब का लाइव सुना और उनका कहना था कि यदि वहां पर आईए से हम लोग भी जुड़े होते तो शायद हमारे लिए भी कुछ लिख करके आ जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जुड़ नहीं पाए। तो आप सभी को जो अवगत मैं करा दूं, जो ये गोल गोल बातें घुमा रहे हैं कि हम जुड़े होते तो हम भी अपनी बीएड की बात रखवा लेते हैं, यही चंदन यादव इन्हीं से बात करके आए थे और इन्होंने चंदन यादव को आश्वस्त किया था कि जाना रंजीत से कह देना कि आज बीएड के ऊपर बहुत ज्यादा मैं आज से कम से कम 3-4 महीने पहले की बात बता रहा हूं, इन्होंने स्वयं चंदन को मेरे पास भेजा कि रंजीत के पास 4 लाख रुपए आया है, रंजीत से बोल दो। जिस समय बीएड का ऑर्डर आया था राजस्थान वाला, उस समय की मैं बात कर रहा हूं, अगस्त की मैं बात कर रहा हूं, तो इन्होंने खुद कहा कि रंजीत के पास जाकिर के अकाउंट में 4 लाख रुपए आया है, रंजीत से कह दो कि आज जरूरत है। तमाम बीटीसी के लोगों ने उनका सहयोग किया है और यदि सिंगल बेंच डबल बेंच में कोई बीएड के मुद्दे को चैलेंज करेगा या बीएड के मुद्दे को कोई लेकर के आएगा तो हम अपना वकील खड़ा करके वहां पर बीएड पर उसका विरोध करवाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी एक एओआरओ के माध्यम से वहां पर अपना वकील खड़ा करेंगे, प्लीज मुझे पैसा दे दीजिए। जबकि हम लोगों की मानसिकता बिल्कुल भी नहीं थी इनके पुराने क्रियाकलापों को देखते हुए पैसा देने की। फिर हमें चंदन से, संजय भाई से,
तमाम अन्य लोगों से बातचीत हुई। फिर हम लोगों ने रात में डिस्कशन किया कि मुद्दा नौकरी का है और एक हाथ यदि हमारा बीटीसी है तो दूसरा हाथ हमारा बीएड है और दोनों को मजबूत करना जरूरी है। जब दोनों मुट्ठियां बंधेंगी तभी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा सकती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इनको 4 लाख रुपए दे दिए। सोचने वाली बात है, क्या 8 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, वहां पर बिहार के एडवोकेट थे, छत्तीसगढ़ के एडवोकेट थे, पंजाब के एडवोकेट थे, मध्य प्रदेश के एडवोकेट थे, तमाम प्रदेशों के एडवोकेट थे जिनको जिनको अपनी अपनी नियुक्तियों को वहां पर लिखवाना था या जिनके कुछ मुद्दे लिंगर ऑन थे या जिनके जो इश्यूज थे। तुम्हारा भी इश्यूज था, तुम्हारे पास पैसा भी था। वकील रंजीत यादव ने स्वयं तुमको 4 लाख रुपए दिया। डिफेक्ट के नाम पे तुम्हारे पास 7 लाख रुपए आया। क्या तुम एक जूनियर AOR नहीं कर सकते थे बीएड के भविष्य के लिए? कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? क्या तुम्हारा जमीर मर गया था उस समय कि यार मेरे पास रंजीत ने 4 लाख रुपए दे दिए हैं और डिफेक्ट के नाम पे 7 लाख रुपए आ गया है, अब पैसा ये हमने कहीं खर्च भी नहीं किया है। अब रही बात डिफेक्ट के नाम पे तुमने और जो वो इलाहाबाद का भेड़ बहादुर है, तुम दोनों ने जो लुटाई की, वो क्या पूरा प्रदेश नहीं देखा? पूरे प्रदेश ने नहीं देखा क्या? आज तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम दिखा दो कि तुम्हारी याचिका में डिफेक्ट हट गया है। तुम्हारी हैसियत नहीं है, न तुम्हारी हैसियत है न उस भेड़ बहादुर की हैसियत है कि तुम लोग दिखा दो कि तुम्हारी याचिकाओं में डिफेक्ट हट गया है, क्योंकि तुमने डिफेक्ट हटवाने के लिए कोई एप्लीकेशन ही नहीं डाली। वो पैसा तुम दोनों ने बांट करके खा लिया। किसी ने बिग लगवाई तो किसी ने क्या ही बोले। और जब तुम दोनों को पता था कि मध्य प्रदेश से लेकर के तमाम जगह पर बीएड का मामला लिंगर ऑन है, क्लियरिफिकेशन के लिए जाएगा, तो जो 7 लाख रुपए डिफेक्ट के नाम पे तुम लोगों ने लिया और डिफेक्ट भी दूर नहीं कराया, 4 लाख रुपए मैंने दिया, यानी कि 11 लाख रुपए हुए। 11 लाख रुपए में क्या तुम अपना एक सीनियर नहीं खड़ा कर सकते थे क्या? सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तुम अपना सीनियर खड़ा कर देते। जिस तरीके से तमाम प्रदेशों के वकीलों ने अपनी अपनी बात रखी, वैसे तुम भी अपनी बात रखवा देते कि लॉर्डशिप हमारा भी एक वैकेंसी है 69,000, जो तमाम विसंगतियों की वजह से या तमाम मुद्दों की वजह से डबल बेंच में विचाराधीन है। तो साहब कम से कम हमारे लिए एक लिबर्टी दे दी जाए कि ऐसी भर्तियां जो 11/3/2023 से पहले जिनका विज्ञापन है और वो किसी तरीके से कोर्ट में लिंगर ऑन है, उन पर भी इस आदेश का किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनको भी डायरेक्ट नियुक्ति दी जाएगी। तो यदि इतना करा लेते तो क्या बुराई हो जाती? तुम्हारे पास पैसा था, तुम करा लेते तो क्या बुराई हो जाती? बता दो। यदि बीएड पूर्ण रूप से आज जिस तरीके से बीएड शोषित अपने आप को महसूस कर रहा है, वंचित अपने आप को महसूस कर रहा है, जिस तरीके से अपने आप को एक तरीके से देखा जाए तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, देन केवल तुम हो, भेड़ बहादुर हो। दोनों लोगों ने 3-4 लाख रुपए मैंने वो दिए, 7 लाख रुपए तुम लोगों ने ये इकट्ठा किए और दोनों लोगों ने मिलकर के मिल बांट के खा लिए। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते थे? अरे नहीं सुनता को वकील तुम्हारी बात को, जज तुम्हारी बात कोर्ट में नहीं सुनता, लेकिन तुम्हारा वहां पर वकील तो मौजूद रहना चाहिए था। तमाम लोग बीटीसी के बीएड के धरने में संघर्ष किए, उन्हीं के बारे में सोच ले। तुम तो हमेशा ये कहते थे कि मैं अपने वकीलों से बात कर रहा हूं और कई मुद्दों पे चर्चा हो रही है। हमने वकीलों से एक अपना
सजेशन तैयार करवाया है कि किस तरीके से हम जो संघर्ष कर रहे हैं साथियों हैं उनका भला हो सकता है। यार तुमसे बड़ा इस पृथ्वी पे कोई झुट्टा पैदा हुआ है? मोदी से भी ज्यादा तुम तेज फेंकते हो। आज वही धरने के, चाहे सुमित पाल हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे तमाम और साथी हो, मेरे पास फोन करते हैं। एक लड़का संदीप यादव है, तमाम लड़के मेरे पास फोन करते हैं, तुमको घिनी घिनी गालियां देते हैं। सबकी तो छोड़ दीजिए, जो तुम्हारे साथ एक अंबेडकर रहता था, जिसका क्या नाम था मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो खुद तुम्हारे एंटी हो गया तुम्हारे क्रियाकलापों से। मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, बहुत अच्छा नाम था। इस समय बिल्कुल दिमाग में नाम नहीं है उसका। वो तक के एंटी हो गया। वो खुद कहता है कि भैया हम क्या करें, अगर हम उनका विरोध करें तो हम कहां जाएं। अब बात आती है, तुम कहते हो कि 6800 हमारा परिवार है। तुम कहते हो कि 6800 हमारा परिवार है। कल आप बोल रहे थे कि हाँ, भोलानाथ अंबेडकर से जाकर के पूछना, सबसे बड़े तुम्हारे चमचे थे, आज सबसे ज्यादा तुमको गाली दे रहे हैं। आप कहते हो कि 6800 हमारा परिवार है। 2000 लिस्ट आने से पहले आप ही बोलते थे कि 19,000 मेरा परिवार है। मजे की बात दोस्तों सुनना, इनका आज मैं बताऊंगा कि इनका परिवार क्या है, वास्तविक परिवार क्या है इनका। लिस्ट आने के पहले आप बोलते थे कि 19,000 मेरा परिवार है। 2 बहनों से राखी बंधवाई, कसम खाई कि बहनें, हे मेरी बहनों, प्रिय बहनों, यदि तुम्हारा नहीं होगा तो मैं नियुक्ति नहीं लूंगा या मैं होने नहीं दूंगा। हुआ क्या? जैसे ही लिस्ट आई तुमने उनका बैनर फड़वा दिया। 19,000 का परिवार खत्म, बैनर फड़वा दिया, कमरे से बाहर निकाल दिया, भगा दिया कि तुम्हारा यहां कोई काम नहीं, जो 6800 की लिस्ट है वही हमारा परिवार है। अब आज आप कहते हो कि 6800 हमारा परिवार है। 6800 आपका परिवार है? आप पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश घूम करके आए। यदि आपके अंदर थोड़ी भी मानवता होती, थोड़ी भी आपके अंदर ह्यूमैनिटी लेवल यदि आपका थोड़ा भी होता, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूम करके आए। एक हमारी बहन जो लगातार जिस दिन से धरना शुरू हुआ, धरने के अंतिम दिन तक के लड़ती रही, उसका भाई एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया और तुम पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूमते रहे। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं हुई कि एक बार तुम उसके घर चले जाओ और ये सांत्वना दे के आओ कि हे बहन, समय को तो कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम्हारा एक भाई गया है तो एक भाई यहां पर विजय यादव खड़ा है। जब जरूरत पड़े, जैसे जरूरत पड़े, याद कर लेना, तुम्हारा भाई साथ खड़ा मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश नगीना तमाम लोगों का प्रचार करके आए। क्या एक बार तुम मिर्जापुर नहीं जा सकते थे? तुम्हारी मानवता मर गई। वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं थी लड़की, वो बहन तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं थी। छोड़ना तो, जाना तो छोड़िए, तुमने एक बार फोन करके तक के उससे नहीं पूछा कि क्या घटनाएं घटित हुई, अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट नहीं की। तुम कहते हो कि 6800 तुम्हारा परिवार है, ये परिवार है, ऐसा परिवार होता है। हाँ, 6800 को तुम परिवार नहीं मानते हो, लेकिन 6800 तुम्हें जरूर अपना परिवार मानता है। अड़सठ को तुम परिवार नहीं मानते हो, लेकिन 6800 तुमको जरूर परिवार मानता है। क्योंकि जब तुम जेल गए तो वही 6800 परिवार एकजुट खड़ा होकर कि तुम्हारी जमानत के लिए और तुमको छुड़वाने के लिए
वो बहन भी गई थी जिसका भाई एक्सपायर हो गया, जिसको तुम एक फोन करके संवेदना भी प्रकट नहीं कर सकते थे। वो बहन तुमको छुड़वाने के लिए और जमानत के लिए रंजीत यादव से लेके, रवि यादव से लेके, अवनीश यादव से लेके, चंदन यादव से लेके तमाम साथी, और जिनका तुम प्रचार करने गए थे, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ बोला भी होगा। और जिनका तुम पानी पी पी के गाली देते हो, वही हमारे ही लोगों ने अपने वकील किए। वकील करने के बाद वहां पर तुम्हारी जमानत ली गई। तुमसे मेरा इतना विरोध था, तुमने मुझे इतना अपशब्द बोले थे, लेकिन जब बात समाज की आई, परिवार की आई, मेरे पास लालू से लेके, अवनीश से लेके, यशवंत से लेके तमाम लोगों के फोन आए कि रंजीत भाई अगर आप नहीं चाहोगे तो इनकी जमानत होना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने तत्काल रवि को फोन मिलाया, मेरे बड़े भैया पंकज भैया हैं, मैंने उनको लिया और हम लोग सब लोग जमानत पे गए। और जमानत जब तक के वहां डटे रहे, जब तक कि तुम्हारी जमानत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम तुमको अपने 68 का परिवार मानते हैं। तुम्हारी तरह दोगलापंथी हमारे अंदर नहीं है, समझे? और तुमने क्या किया? तुम्हारा इतना जमीन मर गया कि उस बहन के यहां तुम जाकर के यही कह देते कि हे बहन, चंदे से जो पैसा इकट्ठा किया था, ये 20,000 रुपए है, रख लो। छोटा हूं, गरीब हूं, बेरोजगार हूं, ये इतना मैं सहयोग कर सकता हूं आपकी। चूंकि आपको बहुत समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता मैं, लेकिन चूंकि ये पीड़ाएं ऐसी हैं, मैं भाई तो वापस नहीं आ सकता आपका, लेकिन मैं आया हूं, मैं आपकी कुछ मदद भी करना चाहता हूं। साथ ही साथ जिंदगी भर के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये आपका भाई हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। क्या तुम्हारी आत्मा मर गई थी? ये तुम्हारा परिवार है 6800। लालू यादव को आज इनके परिवार की मैं पोल खोलता हूं, सुनना। लास्ट हेयरिंग वाले दिन लालू यादव को घेर कर इनके और इनके 2-4 चमचों ने मारा। किसी को प्रदेश में नहीं पता है। विजय यादव ने खुद 2 झापड़ मारे लालू यादव को। ये तुम्हारा 6800 परिवार है। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का लड़का, किसी का पति यदि अपनी लड़ाई के लिए लखनऊ आएगा और तुम 2-4 कुत्ते लखनऊ में पाल रखे हो, तो तुम उसको घेर के मारोगे जो तुम्हारा विरोध करेगा? क्यों मारा? तुम्हारी हैसियत है मारने की? वो अकेला था, तुमने क्यों मारा उसको? हाई कोर्ट के अंदर मारा, क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था तुमने? तुम्हारा उसने केवल विरोध ही तो किया था। एक बार तुमने गंगा और तमाम लोगों ने मिलकर उसे इको गार्डन में मारा, तब भी हम लोग कुछ नहीं बोले, चलो कोई बात नहीं। फिर अभी 19 तारीख को तुमने लालू को कोर्ट में मारा, क्यों मारा? ये तुम्हारा 6800 परिवार है कि जो विरोध कर, तुम तो क्या बताएं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ज्यादा झूठ बोलने लगे हो। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं कहते कि पूरी देश मेरा परिवार है, मोदी परिवार, जहां पर महिला पहलवान धरने पे बैठी, किसान धरने पे बैठा, 69,000 के कैंडिडेट धरने पे बैठे, कोई सांत्वना देने नहीं आया। सेम उसी तरीके से तुमने किया। लालू यादव को घेर करके तुमने मारा कोर्ट के अंदर। लालू यादव को कोर्ट में घेर करके तुमने मारा। हमारी एक बहन के यहां सबसे बड़ी ट्रेजेडी हो गई, उसको तुमने सांत्वना तक के नहीं देने का साहस जुटा पाए तुम। अवनीश यादव को रूम से तुमने भगाया। ये तुम्हारा परिवार है, 6800 परिवार है। यही अवनीश यादव जो तुम्हारे साथ रहते हैं, तुमने याची नहीं बनाया, अवनीश को रूम से निकाल के फेंक दिया। यही वीरेंद्र जो तुम्हारे साथ रहते हैं, जो वीरेंद्र भाई कहते हैं कि मैं विजय भाई का विरोध नहीं कर पाऊंगा, तमाम मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें विजय यादव वीरेंद्र यादव को तमाम घिनी घिनी गालियां दे रहे हैं। वायरल कर दूंगा तो जिंदगी में शकल दिखाने लायक नहीं रह जाओगे विजय यादव जी। आप परिवार की बात करते हो। यदि 6800 परिवार था तो अमेंडमेंट क्यों डाला गया? क्या जरूरत थी अमेंडमेंट डालने की? तुम कहते हो कि अमेंडमेंट डालने के बाद हम 4-5 लोगों को लेकर के गए थे, वकील से मिलवाए थे, उसमें मैं भी था, संदीप भाई भी थे, मयंक थे, अमरेंद्र भाई भी थे और तमाम 1-2 लोग और थे।
सबने ये कहा था जो तुम बोलते हो झूठ बोलते हो, चाहे जाकर के अमरेंद्र भाई लाइव आ जाए या मयंक आ जाए या संदीप आ जाए या जाकिर आ जाए, कोई आ जाए कह दे कि रंजीत झूठ बोल रहे हैं। सबने एक सुर में वकील साहब से कहा था कि साहब इस अमेंडमेंट का कोई फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन आप इसको 5 दिन के अंदर अंदर वापस ले लीजिए। तुमने खुद कहा था कि आप लोग परेशान मत हो, हम 5 दिन के अंदर इस अमेंडमेंट को वापस करवा लेंगे। क्या तुमने वापस करवाया वो अमेंडमेंट? और लोगों से क्या कह रहे हो कि वहां पे सब सेटिस्फाई हो गए थे, सबने कहा था ठीक है, क्यों झूठ बोलते हो? कोई तुम्हारे बारे में नहीं बोलना चाहता है तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो। हमने भी बोला था, अमरेंद्र भाई भी नहीं बोला था, तमाम सब लोगों ने बोला था कि साहब आप इस अमेंडमेंट को वापस ले लीजिए, तो उन्होंने कहा था ठीक है, हम 5 दिन के अंदर इस अमेंडमेंट को वापस ले लेंगे। आज भी वो अमेंडमेंट वापस नहीं हुआ। अब तुम कहते हो, कल कह रहे थे कि अमेंडमेंट पे आज तक की कोई बहस नहीं हुई। ज्योति सिक्का ने किस पर बहस की? आप बताओ, ज्योति सिक्का ने किस पर बहस की? जो तुम्हारी अमेंडमेंट की जो मांग थी कि माय लॉर्ड या लॉर्डशिप, हमें 6800 नहीं 6800 सीटों से ज्यादा घोटाला हुआ है, हमें उतनी सीटें चाहिए। उसी को सिक्का मैडम ने और जर्नल के तमाम वकीलों ने मुद्दा बनाया सिंगल बेंच में। मुद्दा बना करके उस अमेंडमेंट को इतना मुद्दा बना दिया, जज साहब के जहन में इतना भर दिया कि हो सकता है 6800 से कम भी सीटें आए या 6800 से ज्यादा सीटें आए, क्योंकि 6800 के ही चयनित अमेंडमेंट डाल रहे हैं, उनको ये 6800 की लिस्ट मंजूर नहीं है। उनको लगता है कि अभी और भी सीटें मिलेंगी। इस वजह से जज साहब ने 6800 लिस्ट को क्वैश कर दिया और कहा कि एक दोबारा लिस्ट बनाई जाए 69,000 की। 69,000 लिस्ट को रिविजिट किया जाए और दोबारा लिस्ट बनाई जाए और इस अमेंडमेंट के आधार पर यह पता किया जाए कि क्या सीटें 6800 से ज्यादा होंगी कि कम होंगी। पूरा प्रदेश आपसे जानना चाहता है क्या जरूरत थी अमेंडमेंट डालने की, आप बता दो। ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी थी कि प्रदेश में केवल अकेले तुम ही विद्वान पैदा थे? भास्कर से बड़े तुम विद्वान हो जो तुमको अमेंडमेंट डालने की जरूरत पड़ गई, जिसकी वजह से लिस्ट क्वैश हो गई। कहते हो कि अमेंडमेंट से कुछ नहीं हुआ, मांग तुम्हारी अमेंडमेंट की वजह से ही तो 6800 की लिस्ट क्वैश हुई। तुम्हारी मांग थी कि हमको 6800 लिस्ट नहीं चाहिए, हमको उससे ज्यादा लिस्ट चाहिए, तो जज साहब ने कहा ठीक है, फिर 6800 की लिस्ट को क्वैश करो और एक 69,000 की लिस्ट को रिविजिट करो, फिर देखते हैं कितने कैंडिडेट आते हैं। पूरा प्रदेश आपसे जानना चाहता है कि जब हम 5-6 लोग थे, सबने कहा था कि 5 दिन के अंदर ये अमेंडमेंट वापस हो जाना चाहिए, अमेंडमेंट क्यों वापस नहीं हुआ? और उसी को जर्नल वाले और सिक्का मैडम ने पूरा का पूरा माहौल बना करके 6800 की लिस्ट को रद्द करवा दिया। ये तो तुम्हारा खेल हुआ सिंगल बेंच का। इसके बाद तुम कहते हो कि मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। 5 सितंबर के नाम पर घरों घरों में जाकर के 3,84,000 रुपए समथिंग नगद आया हुआ था और 22 लाख कुछ जो है उसमें आया हुआ था, अकाउंट में आया हुआ था। मात्र 2 हेयरिंग के लिए आपने एलपी मिश्रा को हायर किया 5 लाख में, और लोगों से क्या अफवाह फैला दी कि 19 लाख का हायर किया, हम केस हार गए। कल क्या कह रहे हो आप? कल कह रहे हो कि लास्ट वाले दिन जब एससी मिश्रा बहस कर रहे थे तो उस टाइम एलपी मिश्रा साहब भी थे, उन्होंने कहा कि साहब मैंने तो पहले ही बोला था ये सारी चीजें। अरे क्यों यार लोगों को चूतिया बना रहे हो? जब हमने एलपी मिश्रा को हायर किया था 6800 के पक्ष में, तब तो उनकी एक लाइन सिंगल बेंच में लिख नहीं पाई। अब वो एलपी मिश्रा जाकर के वहां जिनका कोई लोकस नहीं हमारे केस में 6800 में डबल बेंच में, वो जो है जज साहब को बताएंगे कि हाँ जज साहब ये पीड़ित हैं, इनका कर दीजिए। जज साहब उनकी क्यों सुनेंगे? कर हम उनके पैर छुएंगे? अरे पैर नहीं छूते महाराज,
एलपी मिश्रा को सिंगल बेंच में यदि 19 लाख में हायर कर लिए होते ना, वो जितवा देते केस, तो पैर जूझने की जरूरत नहीं थी। आज पूरे प्रदेश के 6800 लोग विभाग में ज्वाइनिंग कर रहे होते। बात करते हैं डबल बेंच में। अब नहीं, इनका परिवार मैं गिनाता हूं भाई। ये कहते हैं कि 6800 हमारा परिवार है और ये सामाजिक लोग हैं। ये कहते हैं कि हम सामाजिक लोग हैं। आप सामाजिक लोग हो, आप अपने घर के नहीं हो। समाज की तो बात छोड़ दे। मुक्ता कुशवाहा क्या समाज की नहीं थी? अवनीश यादव को रूम से भगाया गया लात मार करके, वो समाज के नहीं थे? वीरेंद्र यादव को गाली दी गई, समाज के नहीं थे? अमरेंद्र सिंह पटेल को तमाम तुमने पोस्टों के माध्यम से, वीसी के माध्यम से इतना गरियाया, क्या वो समाज के नहीं थे? लालू यादव को तुमने पीटा, 2 बार मारा, क्या वो समाज का बंदा नहीं था? तुमने मिर्जापुर ना जाकर के उस बहन के दुख में ना शरीक होकर के जो इतना कुकृत्य किया, वो समाज की नहीं थी? ये तुम्हारा समाज है। ऐसा समाज भाई साहब तुम्ही को मुबारक हो। ऐसा समाज तुम्ही को मुबारक हो। यहां किसी को समाज की जरूरत नहीं है। और जब तुम्हारी जरूरत पड़ी, जब तुम जेल में थे, तो पूरा समाज एक साथ एकत्र हुआ और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं बनी कि तुम उस बहन के घर चले जाओ और एक बार जाकर के बोल दो कि बहन मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी इतनी हैसियत थी कि वो बेचारा लालू यादव अकेला कोर्ट में आया, उसको घेर करके तुम लोगों ने मारा। कुत्ता ही करते हो, घेर करके मारोगे, झुंड में आओगे। कोई बेचारा बाहर का प्रदेश के यहां पैरवी करने आएगा तो उसको मारोगे। ये तरीके हैं, ये आपका समाज है, ये आपके समाज की सोच है। ऐसा समाज बनाते हो आप लोग। ये समाज तुम्ही को मुबारक हो। डबल बेंच में आज मैं बताऊं, पूरे प्रदेश को किसी को नहीं पता है। डबल बेंच में पहले दिन जब यूएन मिश्रा साहब जब बोले पहले दिन, तो उन्होंने रिविजिट का समर्थन किया और इनके द्वारा जो 4200 की सप्लीमेंट्री डाली गई उसको सही बताया कि साहब जो सिंगल बेंच का आदेश आया है वो सही है, हम उसको मानना चाहते हैं और विभाग ने जो लिस्ट रिविजिट की है उसको प्रोसीड करा दिया जाए। उसके बाद जो इन्हीं के साथी जो इनके साथ रहते हैं इतना रोना धोना शुरू किए, क्या ही बताएं, किसको नहीं पता है। आए अमरेंद्र भाई लाइव बता दें कि रंजीत आप झूठ बोल रहे हो। तब जाकर के ये वकील के यहां गए, हाथ पैर जोड़े जाकर के, तब जाकर के यूएन मिश्रा साहब ने बहस की यहां पर। लोग कहते कि मेरी स्ट्रेटजी थी एससी मिश्रा को बाद में बहस कराने की। प्रदेश में आऊंगा थोड़ी देर बाद, सब मुद्दों पे आऊंगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुभवों की बात की जाए तो इसमें से बहुत सारे लोग, लगभग 120 लोग जुड़े हैं, सब अनुभवी होंगे। कोई प्रदेश का एक लड़का बता दे जिन्होंने तमाम केस लड़े होंगे कि ऑर्डर रिजर्व होने के बाद भी वकील बहस करता है। जब एक बार ऑर्डर रिजर्व हो जाता है तो जज साहब की जो डेस्क होती वहां से उस केस की सारी फाइलें हटा दी जाती हैं। उन फाइलों को हटा करके जहां अलग रखना होता वहां रख दिया जाता है। विपक्ष की तरफ से कोई वकील नहीं था, कॉज लिस्ट में हमारा केस मेंशन नहीं था, जो वहां पे स्लाइड चलती उस पर कोई केस नहीं दिखा रहा था, और तुम कह रहे हो कि हमारा वकील बहस कर रहा है। चलो मैं मानता भी हूं बहस कर रहा है, ये तुम्हारी स्ट्रेटजी है। यही स्ट्रेटजी जो तुम कोई हमें ये बता दे
कि ऑर्डर रिजर्व होने के बाद यदि हमारा वकील बहस करेगा तो उससे हमें बेनिफिट क्या मिल जाएगा, इतना मुझे कोई बता दे। क्या बेनिफिट मिल जाएगा? और इस पूरे प्रदेश को छोड़ दीजिए, इस पूरे देश की न्यायपालिका में, इस पूरे देश की न्यायपालिका में कहां पर ऐसा हुआ है कि जब ऑर्डर रिजर्व हुआ उसके बाद किसी वकील ने बहस की हो? बता दे कोई हमें। लोगों को पागल समझते हो? विपक्ष की तरफ से कोई वकील नहीं रहेगा, पक्ष का वकील ऑर्डर रिजर्व होने के बाद बहस करेगा, ऑर्डर में मेंशन हो क्या आएगा, तुरंत विपक्ष का वकील कहेगा साहब इन्होंने हमारे सामने बहस ही नहीं की, हम वहां पर मौजूद नहीं थे, या ऑर्डर रिजर्व हो गया था उसके बाद बहस हुई, हमको बताया नहीं गया कि हमें आज भी बहस होनी है, तो तुरंत जाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे कि नहीं चैलेंज, लोकस ही कोई नहीं बनता है। कितना यार झूठ बोलते हो। चला डिफेक्ट के नाम पे आज अमरिंदर बोल दे, अमरिंदर भाई को भी मैं चैलेंज करता हूं आज भी, क्योंकि कल ये आपको कह रहे थे कि भारती पटेल पे स्टे न लगा होता तो हमें नौकरी मिल गई होती। आज अमरिंदर भाई बोल दें आकर के कि जो डिफेक्ट के नाम पे पैसा लिया गया वो बिल्कुल सही लिया गया। अमरिंदर भाई आप मेरा लाइव सुनिएगा और सुनने के बाद बिल्कुल न्याय संगत बात करिएगा, अन्याय मत करिएगा किसी के साथ कि डिफेक्ट के नाम पे जो पैसा लिया गया वो सही पैसा लिया गया और डिफेक्ट दूर कराया गया। मुझे दूर कराया गया तो कहां है और वो पैसा कितना आया, उसका आज तक के हिसाब किताब क्यों नहीं हुआ, बताइएगा जरूर आकर के। यही जब भारती पटेल जैसा लोगों को पता चला, संदीप यादव, वीरेंद्र यादव, विजय यादव संदीप यादव के घर के सामने बैठे पार्क में वहां पर चर्चा कर रहे थे कि भारती पटेल जैसी कोई ड्राफ्टिंग की जा रही है और फलाने का नाम लिया जाए। फलाने का क्या, यही विजय यादव स्वयं कह रहे थे कि अमरिंदर जो है भारती पटेल लेकर के आ रहे हैं। और कहा, और मैं बता दूं निन्नू स्वयं गाड़ी में मौजूद थे, निन्नू से इन्होंने जबरदस्ती अमरिंदर को टोल कराने के लिए पोस्ट करवाई। इन्होंने, रमा दीदी भी शायद उस समय गाड़ी में मौजूद थी, निन्नू ने पोस्ट भी किया जिसको लेकर के अमरिंदर भाई ने नाराजगी भी दर्ज कराई। हमें नहीं पता था कि अमरिंदर भारती पटेल लेकर के कि कौन लेकर के, मुझे आज भी नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। और जब मुझे पता नहीं होता तो मैं झूठा एलिगेशन नहीं लगाता हूं। यही विजय यादव ने खुद बोला, निन्नू भी जुड़े हैं लाइव में, बोल रहे कि रंजीत तुम झूठ बोल रहे हो। इन्होंने खुद बोला कि अमरिंदर पटेल ने भारती पटेल डाली। जब तुमको पता था कि अमरिंदर पटेल भारती पटेल डाल रहे हैं, अमरिंदर पटेल तुम्हारे इतने अच्छे मित्र थे, तो क्या तुम अमरिंदर पटेल से बात नहीं कर सकते थे कि भैया ऐसा मत करो, 6800 बर्बाद हो जाएगा? तुम ऐसा क्यों इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि तुमने अमेंडमेंट डाल करके पहले ही कुकर्म कर दिया था। और जबकि मुझे पता है कि भारती पटेल अमरिंदर के द्वारा नहीं आई है, आज मैं बता दूं, लेकिन इस बंदे ने अमरिंदर पटेल को बदनाम करने के लिए क्या क्या साजिश रच दी कि कुछ क्या कह नहीं सकते। जबकि ईमानदारी से मैं बताऊं तो अमरिंदर पटेल ने भारती पटेल नहीं डाली है। इस व्यक्ति ने अमरिंदर पटेल को इतना बदनाम किया, लोगों से फोन कर कर करके बोला कि अमरिंदर भारती पटेल लेकर के आए। आज 6800 के परिवार की बात कर रहे हो। कहते हो कि 2800 याची तुम्हारे, कहते हो कि 6800 या 2800 लोग तुम्हारे कहने पे याची बने हैं। अरे वो देन थी रमा दीदी की, वो देन थी ईमानदार लड़का रामदयाल, वो देन थी रंजीत यादव की, नहीं तो तुमसे 2800 तो छोड़ो 8 नहीं बनते। लोगों की केवल इमोशनली ब्लैकमेल करना जानते हो, लखनऊ में आएंगे उनको मारोगे।
अब इनका एक नया लॉजिक आया है, सुनिएगा आप लोग। इनका कहना है कि हमने जो रिटर्न सबमिशन दिया है उसमें हमने 6800 प्रोसीड, पॉलिसी और साथ ही साथ याची लाभ की बात की है। रिटर्न सबमिशन जब दे दिया, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपकी ड्राफ्टिंग क्या थी। ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग ही तो आप रिटर्न सबमिशन दोगे। अब इन लोगों का दिमाग समझिएगा, इनका कहना क्या है। ड्राफ्टिंग 6800 बहाल हो गई, पॉलिसी बन गई, 6800 बहाल हो गई, बीएड बीटीसी को नौकरी मिलने जा रही है, जिसमें कुछ लोग जिनको याची लाभ नहीं मिलेगा वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। क्यों? पॉलिसी को चैलेंज करने। जब पॉलिसी को चैलेंज करने जाएंगे भैया को फिर मौका मिल जाएगा। फिर भैया कहेंगे अब क्या किया जाए, लोग पॉलिसी को चैलेंज करने जा रहे हैं, हम तो 6800 को प्रोसीड कराना चाहते थे या हम तो रिविजिट को प्रोसीड कराना चाहते थे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो चलो अब वहां उनको जो है एक बार कोर्ट में वहां लड़ाई तो लड़नी ही पड़ी थी, लड़नी पड़ेगी। इसलिए अब याची लाभ का राग अलापा जा रहा है, पुराने साथियों को जगाया जा रहा है कि भाई साहब, जबकि हमको भी पता है, आपको भी पता है, पूरे प्रदेश को पता है कि याची लाभ जैसी कभी कोई संभावना नहीं बन सकती है और न बनेगी, लेकिन ये लोगों को बता रहे हैं कि यदि याची लाभ न बने, याची लाभ न मिले और पॉलिसी बन जाए, 6800 या लिस्ट रिविजिट आने का ऑर्डर आ जाए, तो आप पॉलिसी को चैलेंज कर दीजिएगा और फिर वहां हम कॉलर तान करके यहां घूमते मिलेंगे, फिर कहीं मकराना का मार्बल लगवाएंगे, वैन हुसैन की चड्डी पहनेंगे, दिल्ली में रहेंगे, लखनऊ में कम अय्यासी हुई, दिल्ली में जम के अय्यासी करेंगे। लोगों को पहले ही ग्राउंड दिए दे रहे हो कि याची लाभ न मिले तो पॉलिसी को चैलेंज कर देना, वहां स्टे ले लेना और फिर सब लोग याची बनाएंगे 4-4, 5-5 हजार पे, फिर जम करके लूटामार चालू हो जाएगी। सारे प्लान पहले ही तैयार हो जाते हैं। अरे नौकरी ले लो। और एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो ऑर्डर आया है 8 अगस्त 2000, इसमें बीएड को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अब इसका लॉजिक कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं है वो समझो। क्योंकि जब राम शरण मौर्य का सेटिसाइड किया गया तो वहां पर कुछ लोगों ने बीएड को चैलेंज किया, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राम शरण मौर्य के यहाँ ये बीएड को चैलेंज करने के लिए जो आप लोग लेकर के आए हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ इस तरीके की कोई भी योग्यता निर्धारित करने के लिए कोई अपील नहीं आई है, यहाँ पर केवल कटाप को निर्धारित करने के लिए अपील आई है, इसलिए हम कटाप को निर्धारित कर रहे हैं, बाकी बीएड को अलाउ कर दिया। बीएड वहां से शेफ हो गया। उसके बाद कुछ लोगों ने, अभी बीटीसी के लोगों ने अपनी याचिका विड्रॉ करा ली थी, यही अभी 15 दिन पहले ही। तो जो 6800 के बीएड हैं उन पर किसी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं है नियुक्ति के लिए। निश्चिंत होकर के ऑर्डर का इंतजार करें। ऑर्डर आने पर याची बनने से ज्यादा उत्सुकता नौकरी कैसे ली जाए उस पर रखिएगा। 6800 परिवार पर मत जाइएगा, अपनी नौकरी पर जाइएगा। जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी नौकरी के बारे में सोचेगा तो वही नौकरी, जो सोचने वाले लोग जब एक समूह में एकत्रित होंगे तब वो परिवार हो जाएगा, जिनका सबका अपना अपना ध्येय होगा। वो क्या होगा? नौकरी होगा। लेकिन
पहले ही 6800 को परिवार बना करके जो इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है वो न किया जाए। ये इमोशनल गेम बंद कर दिया जाए, नौकरी की बात की जाए। मुझे भी पता है धरना कैसे चला है। अमरेंद्र पटेल नहीं होते तो लड़के भूखों मर जाते। किस लड़के ने मेरे पास फोन नहीं किया कि भैया अमरेंद्र आज नहीं है, खाना नहीं बना है, और तुम अपने अकाउंट में पैसा लेते थे, एक दिन केवल खाना बनवाए, एक दिन के अलावा दूसरे दिन तुम खाना नहीं बनवाए। ये तुम्हारा समाज है? समाज के लोग भूखों मर रहे हैं, ठंडी में वहां बैठे हैं, ये तुम्हारा समाज है? अपना पेट भर लिया, 4 गद्दे उठा लिए, रूम पे सो रहे हो, सिलेंडर भी लेके चले गए गैस वाला। अमरेंद्र पटेल ना होता तो तमाम लोग भूखे मर जाते धरने में। ये अमरेंद्र पटेल की देन थी जो धरना चला इतने दिन। तुम्हारे अमेंडमेंट से और तुम लोगों के क्रियाकलापों से लोगों में कितना डिप्रेशन फैला हुआ है, कितना आहत हुए हैं, कुछ आइडिया है आप लोगों को? तुमको तो केवल तुम्हारी मटर गश्ती लगती है अच्छी। हर कोई नहीं है तुम्हारी तरह चंदा चोर की चंदे के पैसे से उड़ाए। कोई मजदूरी भी करता है, कोई दूसरे की नौकरी करता है, कोई पढ़ाने जाता है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई क्या करता है। किसके घर के हालात तुमको पता है कैसे चल रहे हैं? तुम तो आए बस ये बता दिए कि 6800 हमारा परिवार है, और उसी परिवार में एक बहन का भाई एक्सपायर हो गया। वहां तुम सांत्वना तो छोड़िए, उसको फोन करना भी मुनासिब नहीं समझा। उसी 6800 का एक परिवार का भाई कोर्ट में आता, उसको तुम मारते हो। ये तुम्हारा परिवार है? माफ करिएगा ऐसे परिवार को। इस बार ऑर्डर आए, सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं, जो भी ऑर्डर आए, जो भी ऑर्डर आए। आज यदि मैं लोगों आशीष पटेल से, रामदयाल से मैंने बोला कि रिविजिट विभाग करना चाहता है, विभाग कर रहा है, और उसमें लगभग मात्र 400 से 500 लोगों का नुकसान होगा, रिविजिट हो जाने दीजिए। इन लोगों ने कहा ठीक हम बात करेंगे, जवाब लौट करके नहीं दिया। दूसरी तरफ यही बंदा, इनको मैंने अधिकारियों के सामने बैठाया, अधिकारियों ने खुद कहा कि यदि हम लिस्ट रिविजिट करें, रिविजिट करने के बाद जो भी सीटें आएंगी एक एक सीट हम भरेंगे, और तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा, वो 400 से 500 सीटों का होगा बस। क्या यदि आज से 4 महीने पहले या 6 महीने पहले लिस्ट रिविजिट हो गई होती, तुम और विजय बहादुर, राज बहादुर इसमें उंगली न किए होते, डिफेक्ट जैसा नौटंकी न किए होते, लोगों को भ्रमित न किए होते, तो आज बीएड का जो भी ऑर्डर आता, जैसे बीएड के चयनित आज मस्त घूम रहे हैं, वैसे हमारे 6800 के भी जो चयनित बीएड हैं वो भी मस्त घूमते, कि हमसे क्या लेना देना। लेकिन आज उन बीएड धारियों से पूछो जा करके उनके क्या हाल है, कितना शोषित महसूस कर रहे हैं, कितना उनका शोषण किया गया। क्या समझोगे आप? पैसा मिला बिग लगवा लिया, पैसा मिला यहां घूम लिया, पैसा मिला वैन हुसैन खरीद ली, पैसा मिला आज उस होटल में बैठे हैं, पैसा मिला ये रूम चेंज कर दिया। मानते हैं कि आप चंदे के आदी हैं, चंदे से ही खर्च तुम्हारा चलता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जिसकी 40 साल एज हो गई हो, वो बंदा खुद का 1 रुपए ना कमाता हो, तो समझ सकते हैं कि तुम कितने जिम्मेदार हो अपने और अपने परिवार के प्रति। दुनिया जानती है, लेकिन दूसरा तो जिम्मेदार है, उसका तो शोषण मत करो। कभी दूसरे के बारे में सोचते हो? कि कितने कौन डिप्रेशन में। आज मेरे पास रीना बहन का फोन आया, बेचारी रो रही थी, कह रही थी भैया मैं डिप्रेशन में हूं। उसका जिम्मेदार कौन है? अमेंडमेंट न डाला जाता, न लिस्ट क्रैश होती, न रीना यादव जैसी तमाम बहनें डिप्रेशन में होती, न कन्नौज में जो लड़का सुसाइड कर लिया, न वो लड़का सुसाइड करता। देन तो तुम लोगों की है।
उल्टा चोर हम ही लोगों को गलत बताते हो कि हमारी ट्रोलिंग करते हैं। तुम भगवान हो जो तुम्हारी हम ट्रोलिंग करेंगे? तुम विधायक हो कि तुम सांसद हो? तुम्हारे जैसे लोग तो हमारे यहाँ झाड़ू पोछा लगाते हैं। तुम हो क्या? तुम एक नंबर की केवल झूठे, फेंकू, मीठे और लोगों को बरगलाने वाले व्यक्ति हो। सबसे बड़ी बात, तुम लोगों के इमोशंस के साथ खेलने वाले व्यक्ति हो। लोगों के इमोशन के साथ आप लोगों ने खेला है। याद रख लेना, राज बहादुर और बड़े भैया दोनों लोगों ने, तुम दोनों लोगों ने लोगों के इमोशन के साथ खेला है और इसका तुम लोगों को जवाब जरूर मिलेगा। तुम लोगों ने डिफेक्ट के नाम पे लोगों के इमोशन के साथ खेला, दसियों लाख रुपए ऐड करके लोगों के इमोशन के साथ खेला। उसका तुम लोगों को जरूर 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 सजा मिलेगी। हजारों लोगों की बद्दुआएं तुम लोगों के साथ हैं, याद रख लेना। बताओ, इतना बड़ा फ्रॉड, डिफेक्ट के नाम पे पैसे लूट लेके चले गए। क्या यार, सोचो तुम्हारा स्तर क्या होगा। तुम कहते हो कि हम स्तरहीन लोगों, अरे आपका स्तर क्या होगा यार। मैं समझता हूं कि स्तर भले ना हो, लेकिन यहां दम होनी चाहिए लोगों से झूठ ना बोलने की, अपने बाप के पैसे पे कमाई पे चलने की, डिफेक्ट के नाम पे पैसे लेने की नहीं। अमेंडमेंट डाल करके 6800 लिस्ट क्वैश कराने की नहीं, 4200 की सप्लीमेंट्री डालने की, लोगों को बरगलाने की नहीं। हुनर होना चाहिए नौकरी लेने का, जो तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारे अंदर छल, कपट, कलंक, कलंकित, कुंठित ऐसी मानसिकता है। तुम किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हो कभी भी। कभी नहीं देखना चाहते हो, कभी किसी को आगे बढ़ते हुए किसी। बताओ, अमरिंदर जैसा व्यक्ति जिसने पूरा इस बार धरना चलाया, बेचारा रात में 2-2 बजे तक दौड़वा कर फैल, उसको तुमने बदनाम कर दिया। वीरेंद्र जैसे भाई जो बेचारे तुम्हारे साथ रहते थे, उनको तुमने गाली दी। अवनीश जैसा छोटा भाई जो हमेशा तुमको बड़े भाई का दर्जा देता था, पैर छूता था तुम्हारा, तुमने उसको रूम से भगा दिया, उसको याची नहीं बनाया। ये तुम्हारा परिवार है। आप अपने परिवार के नहीं हो, दूसरे की तो बात छोड़ दो। जिसका खुद का समाज ना हो वो समाज जोड़ने की बात कर रहा है। बहुत बहुत पीड़ाएं हैं आप लोगों की वजह से, याद रख लेना, बहुत पीड़ाएं हैं। जिस तरीके से आपने लोगों के इमोशंस के साथ खेला है, बहुत पीड़ाएं हैं। अरे इतने बड़े हितैषी थे, पश्चिम में गए थे, विक्रम की मम्मा की तबीयत खराब थी, मम्मी की तबीयत खराब थी, विक्रम के घर चले जाते, विक्रम से उनकी मम्मा का हाल चाल ले जाते, कह देते कि भाई कोई जरूरत होगी तो बताना। जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे? लेकिन अब आगे नहीं चलने दिया जाएगा। कुछ भी हो जाए, चाहे इस बार लाठी चले, डंडे चले, चाहे जो मन करे वो चले, इस बार अब पहले जैसा नहीं होगा, बदलाव होके रहेगा। नौकरी लेके रहेंगे, चंदा चोरी होने नहीं देंगे।
हर एक झूठ का विरोध किया जाएगा, क्योंकि इन 2 सालों की मानसिक प्रताड़ना अब झेलने की हिम्मत नहीं बची है किसी के अंदर। अब किसी के जो क्वेश्चन पूछने पूछ लो, नहीं तो मैं अपना लाइव खत्म करूं। बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, बदलाव होगा। और जिसके अंदर हिम्मत हो बदलाव रोक के दिखा देगा, बदलाव होकर रहेगा इस बार। नवलेश भाई, बीजेपी भी हटेगी और साथ साथ में आप भी हटोगे, और आपके साथ साथ जो आपके 19,000 में जब आप एक क्या बोले कि हाथ में हाथ डाल के चलते थे और भैया के पैर छूते थे, इन सब का बदलाव होगा। ऑर्डर मैंने बता दिया है कि 20 अप्रैल से लेके मई के फर्स्ट वीक तक के आने की 99% प्रबल संभावनाएं हैं। बाकी मैं संजय भसीन साहब के जूनियर से 2-3 दिन के बाद मैं बात करूंगा, फिर जो भी सूचना होगी आप तक के अवगत करा दी जाएगी। कमलेश प्रधान जी, सहन करने की एक क्षमता होती है, मानव प्रवृत्ति है, सोचते हैं सुधर जाएं, सुधर जाएं, सुधर जाएं, सुधर जाएं, लेकिन नहीं। कह रहे हैं कि जब यूएन मिश्रा ने फिर जब बहस की तो फिर मैं उस रात अपने जीवन की पहली ऐसी रात थी जो मैं सुकून से सो पाया। क्या यार, मतलब ऐसी बातें बोल देते हैं कि मतलब जब यूएन मिश्रा ने बहस की तो अपनी लाइफ की सबसे सुकून की ये जिंदगी जी पाए हैं, नहीं थे सो नहीं पाए थे कुछ भी। और किसी को कोई क्वेश्चन हो पूछ लो। क्या बीएड बाहर होगा 6800 से? किसी की हिम्मत नहीं, किसी की हैसियत नहीं जो 6800 से बीएड को बाहर करके दिखा दे। इस बार गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरा बीटीसी भी, जैसे मैंने बीएड को बचाने के लिए 4 लाख रुपए उस बार दिए थे, इस बार फिर बीटीसी बीएड मिल करके फिर से एक साथ लड़ेंगे और बीएड और बीटीसी मिलकर की नियुक्ति लेंगे। किसी की हैसियत नहीं है जो 6800 के बीएड को बाहर करा दे। हाँ, बस एक आप लोगों से गुजारिश है कि बीएड के ही लोग आपको भड़काएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और कोर्ट ले जाकर के आपको फंसाएंगे और नियुक्ति से दूर भगाएंगे। बस आप लोग इतना समझ लिए, इस बार बदलाव होगा, 100% होगा। इस बार बदलाव होना चाहिए, बदलाव की बयार चलनी चाहिए, हर हाल में चलनी चाहिए। अब वो रिटायर हो चुके हैं, उनको अलविदा करिए, वो जाएं अपने घर, आराम करें। उनके बगैर भी ये बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, जो मरे जा रहे हैं नौकरी के लिए। बदलाव होना तय है और बदलाव होकर रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो धरने में बैठे लोग थे वो स्वयं कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। इस बार मकराना का मार्बल घर में नहीं लग पाएगा। इस बार प्लाट नहीं खरीदने दिया जाएगा। इस बार बिग नहीं लगवाने दिया जाएगा। दिल्ली में लाखों रुपए की शॉपिंग नहीं कराए देने दिया जाएगा। दिल्ली में लाखों रुपए की फीस भरने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। इस बार बदलाव होना चाहिए और वो बदलाव ही आपकी नियुक्ति में तब्दील होगी। जब बदलाव होगा तो वो बदलाव ही आपको नियुक्ति के मार्ग पर लेके जाएगा।